ठीक है, मयंक ठीक साहब है। आपसे मयंक साहब आपसे क्योंकि ओपनिंग बैट्समैन आप थे और आपका इंतजार हो रहा था, लेकिन सर ये हुआ कि आपसे यहाँ तो आपका काम विक्रम सिंह साहब से मैंने लिया। अ, मयंक साहब एक चीज़ अब आप बताइए, मैं सीधे आपको मतलब मेन ओवर्स में आप आए हैं। संडे को ऐसी कौन-सी आफ़त आ गई थी कि देश के रक्षा के लोग मतलब डिफेंस मिनिस्ट्री के लोग, जनरल साहब लोग आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। अभी तक जो मैंने आप तो डिफेंस करेस्पॉन्डेंट हैं। अभी तक जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी वो फैक्ट्स पे होती थी कि इतना ये होगा और अगर रिक्रूटमेंट का होता तो ये एज होगी, ये होगा, ये होगा, ये होगा। ये मैं पहली बार सुन रहा था प्रेस मैं और ये मेरे हाथ में पेपर है जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ब्लेम chemical elements and coaching centers preparing youth for military recruitment for इमिकल का मैंने फिर डिक्शनरी इनमिकल का मैंने डिक्शनरी मीनिंग देखी विरोधी फौज का विरोधी कौन इस देश में हो सकता है मतलब फौज का विरोधी इस देश में कौन हो सकता है मुझे नहीं समझ में आया है जो जलपुरी उस दिन ये बात कर रहे थे मुझे ऐसा लगता है कि ये जो जो सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ये पॉलिटिकल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी इसमें इसको जस्टिफाई करने की कोशिश की गई थी और मेरे अपने हिसाब से ये कोई नेता करता कोई मंत्री जी करते कोई आईएएस अफसर करता मुझे कोई दिक्कत नहीं फौज के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं किया जा सकता फौज का कोई अफसर कुछ आके बोल लेगा हम उसको गॉस्पेल ट्रुथ की तरह ठीक मानते हैं लेकिन वहां पे जब आके फौज के लोग कह रहे हैं कि कोचिंग सेंटर वाले इसको भड़का रहे हैं और इन ये क्या था एक दूसरा मैं आपसे ये एक तो ये है कि ऐसी कौन सी हड़बड़ाहट थी कि संडे को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है दूसरा इस देश में अपने दर्शकों को मैं बता दूं 48 भारत रत्न है 48 और पीवीसी हैं परमवीर चक्र हैं 21 उसका महत्व मैं बता रहा हूँ मैं इनकी आपकी मदद से मैंने योगेंद्र यादव साहब को अपने कई कार्यक्रमों में बुलाया मैंने जो पीवीसी अब्दुल हमीद की पत्नी मैंने सबको बुलाया लेकिन जो सर्विंग पीवीसी हैं उन तक पहुंचने के लिए कितना डिफेंस मिनिस्ट्री में फॉर्मल एप्लीकेशन भेजना फिर वो क्या बोलेंगे आपका टॉपिक क्या है योगेंद्र यादव जी को इसमें ला के इसको जस्टिफाई करने के लिए परमवीर चक्र विजेता को मेरे ख्याल में बिल्कुल गैर वाजिब बात थी ये परमवीर चक्र विजेता से कोई मतलब नहीं आप उसकी उम्र 32 करो 2 साल करो 200 साल करो इससे पीवीसी वाला हमारा वो क्या करेगा वाई यू आर ब्रिंगिंग इन एक पीवीसी वेट जो जो सबसे मतलब भारत रत्न मेरे लिए तो भारत रत्न से भी महान है उसको क्यों ला रहे मैं जरा ये समझना चाहूंगा कि ये जो पॉलिटिकल लीडरशिप का काम था वाई द मिलिट्री इज डूइंग लेकिन इसका एक बेस है देखिए हम अगर बातों को शुरू कर रहे हैं तो पहले हम बेस पे चले जाएं जी ये बिल्कुल टर्म टूर ऑफ ड्यूटी से स्टार्ट हुआ 2.5 साल पहले हम सब की एक ब्रीफिंग हुई और कागजात दिए गए उसमें साफ तौर पर ये कहा गया कि ये पायलट प्रोजेक्ट होगा और ऑफिसर्स और जवान दोनों पे लागू होगा ये 2.5 साल पहले और बाकायदा ऑन रिकॉर्ड्स हैं ये बातें तो कोई भी गूगल सर्च पे जाएगा तो उसको बैकग्राउंड मिल जाएगा इट वॉज कॉल्ड टूर ऑफ ड्यूटी और यह कहा गया कि बहुत सारे लोगों के अंदर इच्छाएं हैं और जो नहीं आ पाते हैं उनको देश देखने को मिलेगा दुर्गम इलाके जाने का मौका मिलेगा वो सब हो जाएगा वो तो 2.5 साल पहले की बात हुई कारगिल कमेटी जिसको आप बेसिस दिया गया और अपनी फैक्ट को प्रूव करने के लिए उसको एज एविडेंस दिया गया वो अभी सूद सर ने भी बोला कि 7 से 10 साल कहती है और वो भी कहती है कि न सिर्फ सैनिक होंगे ऑफिसर्स पर भी वही लागू होगा शॉर्ट सर्विस कमीशन जब 5 से 10 साल किया गया तो बाकायदा एक स्टडी के लिहाज से किया गया था वो कि जितना उनको आप दे रहे हैं क्या वो संगठन को उस भारतीय सेना को या जो बाकी सेनाएं हैं उनको वापस कर पा रहे हैं वो उसी बाकायदा उसी जरूरत आवश्यकता के मुताबिक तो पाया गया उसको 10 साल किया जाए और वह स्कीम इसलिए लाई गई थी कि जो कमियां हैं भारत में ऑफिसर्स की उनको पूरी किया जा सके लेकिन वो आज तक वो स्कीम कुछ नहीं कर पाई ये तीनों एग्जाम्पल मैंने इसलिए दे दिए कि सेना का अब आप रुतबा देखिए और सेना की इज्जत देखिए इस देश में कि वो जैसा आपने भी माना और वह सच है कि जो भी वो व्यक्ति कहता है चाहे वो रिटायर्ड हो या सर्विंग हो उसको गॉस्पेल ट्रुथ मानते हैं लोग और बहुत इज्जत मिलती है कहने को बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं इज्जत कम हो गई है ये हो गया वो हो गया वो अलग एक मुद्दा है और उसका एक अलग रीजन होता है इस तरह की बातें कहने का लेकिन वाकई में इज्जत है आज भी वो ब्रीफिंग हुई है मैं जो लेट हुआ इसी वजह से लेट हुआ क्योंकि आज भी
तीनों सेनाओं के जो पर्सनेल हैं, चीफ ऑफ पर्सनेल, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ द पर्सनेल, which is COP of the Navy, AOP of the Air Force, and AG, Adjutant General of the Indian Army, along with the Additional Secretary of the DMA, Department of Military Affairs, ये चारों फिर वही बात कर रहे थे आज. There was nothing new, लेकिन यह बाकायदा ऑर्गेनाइज किया गया ढंग से और फिर वही बातें की गई और विजुअल चले उसके. एग्जैक्टली वही उन्होंने संडे को कहा था. उसके पहले हमने देखा था कि चीफ साहब लोग आए थे, उन्होंने भी यही कहा था. सारी बातें इसलिए रखी मैंने कि क्यों नहीं बाकायदा इसको, अब आप इसको यहीं रोकते हैं. एग्जाम्पल देता हूं कुछ अब मैं आपको. सितंबर 2019 में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आर्मी या इसको लेकर के बहुत सारी स्टडीज स्टार्ट हुई. तो एक उसका जो लबोलबाब निकल के आया कि जो हमारी मारक क्षमता है जमीनी तौर पर, उसको हम आईबीजीआईजेशन करेंगे, इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स में फॉर्मेट में उसको ऑर्गेनाइज करेंगे. उसकी जिम्मेदारी दी गई 2 कोर्स को इंडियन आर्मी की, और उसको स्टडी ग्रुप बनाया गया. द स्टडी इज स्टिल गोइंग ऑन. उसके बाद दिसंबर में हमारे सीडीएस को लागू किया गया 20 साल बाद. 1999 कारगिल, हालांकि सीडीएस की बात 1974 में भारतीय सेना में हुई थी. तो 20 साल बाद हमने सीडीएस, अगर कारगिल कमेटी को हम एक बेसिस मान लेते हैं, 74 छोड़ देते हैं, तो सीडीएस लाए गए हमारे. 30 दिसंबर को अनाउंसमेंट हुआ उसका, और 2020 में. उसके बाद सीडीएस साहब की जो जिम्मेदारी, अहम जिम्मेदारी थी, वो थी इंटीग्रेशन. सो लेट अस स्टडी द मॉडल. अगर मॉडर्नाइजेशन होगा तो भारतीय सेना क्या जो नए युद्ध की जरूरतें होंगी उनके मुताबिक क्या वो मार करने को तैयार है, और उनका जो लूप है ऑफ डिसीजन मेकिंग, डज इट हैव अ गैप, उसको फिल किया जाए. एक और स्टडी स्टार्ट हुई, और सेना के तीनों सेनाओं के अंगों को, एक एक कमांडर्स को ये जिम्मेदारी दी गई कि आप स्टडी करिए कि क्या फॉर्मेट होगा, कैसे होगा, हम अगर हम थिएटर कमांड बनाएंगे तो क्या फॉर्मेट होंगे. वो स्टडी भी अभी जारी है. मेरा कहने का यह मतलब है, शिखरकर कमेटी जो रिव्यू करने आई थी बाकी चीजों को लेकर के कि कैसे हम मारक क्षमता बढ़ाएंगे, उसने जितने भी चीजें लागू करने की बात कही, उसको भी टुकड़ों में भी आज तक पारित किया गया है, लागू किया गया है. इतनी एग्जाम्पल मैंने इसलिए दी ताकि जमीनी तौर पर फैक्ट्स में हम पहुंच जाएं. अब मैं उसको बात को कहूंगा कि जिस 4 साल को आप कह रहे हैं, अब जरा सोशियोलॉजी ऑफ मिलिट्री को समझ लें. हम, ये भारत है ना, हम कह रहे हैं कि भारत अगर यूनिक है तो भारत का थिएटराइजेशन भी यूनिक होगा, भारत की जो सेना में एचआर पॉलिसी होगी वो भी यूनिक होगी. लेकिन उदाहरण हम किसको देंगे, हम किसको? मयंक जी, थोड़ा 2 मिनट खत्म करिएगा, क्योंकि मैं विक्रम सिंह साहब को जाना है, मैं उनको लेके फिर आपके पास आया. तो आप 2 मिनट में कंप्लीट करिए. आप कंप्लीट करिए. आनंद जी, मुझे नहीं जाना है, आपको बोलने दे. मैं पूरा 10:30 तक रहूंगा. बोलने दे मयंक जी को. थैंक यू. जी, मेरा कहने का यह कुल मतलब है कि जब चीजें स्टडी के नाम पे आ रही हैं, भारत एक यूनिक राष्ट्र है. सोशियोलॉजी ऑफ मिलिट्री क्या कहती है? सोशियोलॉजी ऑफ मिलिट्री यह कहती है कि एक पूरा समाज, मतलब वो सुबह से स्टार्ट होता है वो समाज, उसको हम भारतीय सेना कहते हैं. उसकी जिंदगी जीने की शैली हम पैदा करते हैं, हम उसको बनाते हैं. जस्ट दिस हैज टू बी अंडरस्टूड. द पर्सन इज ट्रेन्ड टू टॉक स्ट्रेट, टू थिंक लिटरली. I mean, style of thinking has to be straight. It is trained. It is power of the training of Indian Army. He will be acting against the psychology of a normal man, which is to run towards the danger. Okay? So this is sociology of military. I'm trying to make people understand so that they understand क्यों भारत यूनिक है, और क्यों मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि जो ट्रेनिंग का जो वक्त है वह कम क्यों पड़ेगा और उसका असर क्यों पड़ेगा. कमिटमेंट की बात जो कही है सूद सर ने, वो बहुत ही वाजिब बात है, उसको समझना आवश्यक है. और 4 साल का जो मुद्दा है, अगर लेबर लॉ यह कहता है कि 4.5 साल पे ग्रेच्युटी देनी है, तो हम क्यों नहीं उस आदमी को इतना भरोसा और विश्वास दे करके भेज रहे हैं कि 5 साल करो तुम, लेकिन इतने विश्वास से आओ, लवरेज होके आओ उसी कमिटमेंट से. सोशियोलॉजी ऑफ मिलिट्री, प्लीज अंडरस्टैंड. तो हमने समाज एक पैदा किया, ट्रेन कर करके बना के पैदा किया कि वह अगेंस्ट द साइकोलॉजी ऑफ द नॉर्मल मैन जाएगा. ही विल रन टुवर्ड्स द डेंजर, ही विल रन टुवर्ड्स द बुलेट व्हिच इज गेटिंग फायर्ड. नाउ द ग्राउंड क्या हुआ, करीब 1 महीने पहले ये चीजें स्टार्ट हुई कि जब नहीं अब ये होगा, टूर ऑफ ड्यूटी नहीं कहेंगे उसको,
शब्दों को चेंज करेंगे उसको अग्निवीर ही कहा जाएगा। तो बहुत सारे ऑफिसर्स जो विद इन द हेडक्वार्टर्स है उन्होंने कहने की कोशिश की कि प्लीज इसको रोका जाए। बहुत सारे एक्स सर्विसमैन से मुलाकातें हुई यहाँ पे, अभी भी मुलाकातें हो रही हैं, अभी भी ब्रीफिंग जारी है कि इसको इस लिहाज से कहा जाए। प्लीज अंडरस्टैंड, यह देश है आपका, एज अ होल उस देश को चलाते हैं आप और सबको साथ लेके चलते हैं। अगर आपकी मॉडर्नाइजेशन रिक्वायरमेंट है, अगर आपकी कैपिटल बजट रिक्वायरमेंट है और आप चाहते हैं कि रेवेन्यू से चेंज होगा वो, तो आपने क्यों शिकायतकर कमेटी को पूरी तरह नहीं लागू किया? जिन चीजों को आप मॉडर्नाइज कर रहे थे, चाहे वो आपके डिपोज हो, चाहे वो आपके फार्म्स हो, चाहे आपकी पोस्टल सर्विसेज हो या ऑक्सिलरी फोर्सेज हो, वहां क्यों नहीं शिकायतकर कमेटी को पूरी तरह लागू किया गया? शॉर्ट सर्विस कमीशन को बोला यह गया था, मैं 2012 की बात बता रहा हूं आपको। शॉर्ट सर्विस कमीशन के साथ यह होगा कि एक गोल्डन हैंडशेक पॉलिसी होगी। ये सब पॉलिसीज मतलब तितर बितर कर करके छोटे छोटे टुकड़े में ला करके भरोसे का हरास होता है, harassment, erosion of the trust. Now the common man, why this is sending a very wrong message? Because every day a new press conference is being held to repeat the same thing. No, अगर क्लैरिटी है, साफ गोई है बातों में, तो एक्चुअली आदमी को समझ में आती है। जो जमीन पर बैठा हुआ आदमी है वो बेवकूफ नहीं है। शिक्षा विजडम का जो डिफरेंस है ना, वो हमको समझना पड़ेगा कि जो रूरल एरियाज में आदमी बैठे हैं बहुत ही कड़े हुए लोग हैं, बहुत ही वाइज लोग हैं वो लोग, शिक्षा में शायद डिग्री लेके ना बैठे हों। सो प्लीज अंडरस्टैंड, इफ इट हैज टू बी अंडरस्टूड, एक्चुअली देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल बजट। तो वो कहां से रिक्वायरमेंट थी? 5,000, 10,000, 12,000 के करोड़ के जो हमारे बजट हैं वो छोड़े गए हैं। मतलब जो कैपिटल बजट हुआ करती थी उनके खर्चे नहीं होते थे। आई वुड लाइक टू प्रेज दिस गवर्नमेंट ऑन दिस पार्ट सिंस लास्ट 3 years कि एटलीस्ट जो कैपिटल बजट है वो 100% यूज हो रहा है फिलहाल। लेकिन आप यह कहकर एक लाइन में यह नहीं कर सकते कि आवश्यकताएं जितनी होंगी भारत की सेना की वह पूरी की जाएंगी, लेकिन जहां जरूरत होगी वहां 4 साल के लिए हम टूर ऑफ ड्यूटी लगा देंगे और उसमें भरोसा नहीं पैदा करेंगे, उसमें हम अविश्वास पैदा करके फिर उसको लगाएंगे आप जी। So there is a major problem in the outreach also. इतने ऑफिसर से हमारी बातें हुई जमीनी तौर पर और शंकाएं अभी भी वहां बनी हुई हैं। So I think this is not helping. एक साइज पूरी हेल्प नहीं कर रही है। जी, मैं 1 मिनट में मैं आपके साथ नाइंसाफी कर रहा हूँ 1 मिनट में, इसलिए क्योंकि अब टाइम बिल्कुल ही वो है। मैं सिर्फ एक चीज कहूँ, जो इन्होंने कहा 11 लाख की बात, उसमें बार बार कहा जा रहा है कि और लोन दिया जाएगा और वो हैंड होल्डिंग करेंगे। एजुकेशन लोन आपके घर में भी अगर किसी ने लिया होगा, एजुकेशन लोन जिसके लिए कहा जाता है कि कोई गारंटर किसी की जरूरत नहीं है, आप मुझे बता दें कि क्या बिना गारंटर, बिना उसके कोई बैंक वाला आपको छूता भी है? आपको या तो पिता को बनाता है को बोरोवर, या ये सब कागजी कार्रवाई बहुत अच्छी है, लेकिन प्रैक्टिस में वो 11 लाख मिल जाएगा और उससे इतना कर देंगे, ये कर देंगे। आपको लगता है ये सब, ये यू आर जस्ट सेलिंग दिस? तो ये हार्ड सेल की जगह, जो मुझे बार बार ये लगता है कि सेना कोई मार्केटिंग और सेलिंग की चीज नहीं। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। देखिए मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जमीनी तौर पर जब एक यूनिट खड़ी हो रही होती है तो जो रेजिंग टाइम पे जो इथोज रहे होते हैं वो कोशिश किए जाते हैं कि अगर 200 साल की यूनिट है तो आज भी वो इथो मेंटेन करती है। तो आपने वो 4 साल का सैनिक भेज करके डू यू थिंक वो एटीट्यूड वो इथोज मेंटेन कर पाएंगे क्या आप? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और जो बीज आप लगा देते हैं एटीट्यूड का, वही आगे आपका ऑर्गेनाइजेशनल एटीट्यूड बनता है। जस्ट थिंक ओवर इट, इट्स वेरी सेंसिटिव इशू दैट जो वो लड़का जिसको सिर्फ और सिर्फ नाके पे रहना है, सिर्फ और सिर्फ गार्ड ड्यूटी पे रहना है, इनफैक्ट लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, वो शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर निकलता है 5 साल या 10 साल में ना, उसको यही कहा जाता है कि सोचने की क्षमता, आप सोचने का दिमाग मत लगाएं, नाके से और इन सब चीजों से बाहर तो आए नहीं है आप, कहां से इन सब चीजों, मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज एक्चुअली जो पिरोया जाएगा वहां पे, जो जमीनी तौर पर एटीट्यूड फॉर्मेट होगा वहां पे, आई थिंक दैट विल हैव क्वेश्चंस ऑन इट। सो लेट अस अंडरस्टैंड ऑल दीज पॉइंट्स, तो हम इन चीजों को लागू करें। वो 5 साल के लिए लागू करेंगे, 6 साल के लिए लागू करेंगे, थोड़ा पैसा ऊपर नीचे होगा, या सोचना आवश्यक, बहुत ज्यादा आवश्यक है। एंड लेट अस नॉट डिनाई पीपल
बिकॉज वो डिसएग्रीमेंट में है कहीं कुछ। कल ही इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए हमारे वाइस चीफ जनरल राजू ने कहा है इट विल बी अ पायलट प्रोजेक्ट, लेट अस बिलीव इनटू हिम। तो ये जो एक्चुअली विश्वास का इशू खड़ा है इसको हम मान लें, नहीं तो हम प्रेशराइज करके स्टेट पावर यूज करके हम जरूर इसको मनवा लेंगे, लेकिन जो असर पड़ेगा वह दूरगामी असर पड़ेगा। और जो मानसिक कैपेबिलिटी होती है, शारीरिक कैपेबिलिटीज, ट्रेनेबल कैपेबिलिटीज तो हम बना लेते हैं, साइकोलॉजिकली जो ट्रेनिंग होती है इथॉस की, इट टेक्स ईयर्स एंड ईयर्स। और यहाँ जो रेजिमेंट्स हैं वो 200 साल से वही मेंटेन करती हैं। आदमी कहता है कि मैं मरने जाऊंगा, मुझे आगे जाना है। That's why I am saying understand the sociology of military and then talk of decisions and then talk of reforms and then talk of changing the man and the training on the ground. I think that is very important. Thank you so much, Mayank.